आपने जिक्र किया तो वो उन्हीं की ज़ुबानी सुना देते हैं कि जब वो जिस रो में बैठे थे उसी रो में आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी थे। तो काजी फायसा साहब सीनियर पुणे जज जो हैं वो क्या फरमा रहे थे इसके बाद शामी साहब उन्होंने इस गुफ्तगू में अपने बुजुर्गान का किरदार जो था, उनकी चची एक मोहतरमा, उनका जिक्र किया। उनकी जो चची थी, हाँ जी, वो कौमी असम्बली की मेंबर थी, उस पर उनके दस्तखत हैं दस्तूर पर। उनके जो वालिद थे कादी मोहम्मद ईसा, वो बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग के बहुत बड़े रहनुमा थे। कायद आज़म उनको अपना बेटा कहते थे और उनका पाकिस्तानी सियासत में भी बड़ा किरदार है और बलूचिस्तान में जो तहरीक पाकिस्तान चली उसकी कामयाबी में भी बड़ा किरदार है। तो देखिए, आज का एक बहुत बड़ा दिन था। आज कौमी असम्बली ने दस्तूर मंजूर किया था और ये जो आज कन्वेंशन का जो इनकाद किया गया, मेरा ख्याल इसके इंतजामात में कुछ ज़्यादा कुछ सलीकामंदी का मुजाहरा होना चाहिए था। मसलन ये कि कोशिश की जाती कि तमाम जो लोग हैं उनको, अगर आपने कार्ड भेज दिए हैं, किसी को मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं, सारी सियासी जमातें, उनके रहनुमा, हमारे जो यानी कौमी असम्बली के वो मेंबर भी जो इस वक्त तक ना इस्तीफ़ा उनका तस्लीम किया गया है, ना उन्होंने यानी ना उनको रुकन माना गया है, वो भी असम्बली से बाहर हैं। इसी तरीके से देखिए, दूसरे जज हजरात हैं, अगर सारे जज साहबान को बुलाया गया था, हमारे फौजी अफसरान को जहाँ होना चाहिए था, ये कौमी दिन है ना। और सर देखे ना, इस ये जो आपने सलीके की बात की, उसका सबूत एक इस बात से भी है कि स्पीकर जो चेयर कर रहे थे इस कन्वेंशन को, उनको बीच जाकर वाज़े करना पड़ा कि ये कोई मुश्तरका इजलास नहीं है, ये कौमी आइनी कन्वेंशन है जिसके लिए हमने इस ईवान में तहरीक जमा की थी कि इसको इस कन्वेंशन के लिए यूज़ करेंगे आइन इस ईवान को। और फिर उन्हें यह भी कहना पड़ा कि हमने सबको बुलाया था। और फिर तीसरा नुक्ता भी सर सुन लेना, फिर नशिस्तें भी लैदा करनी चाहिए थी ना, अगर जहाँ पे अदलिया से मुतालिका लोग बैठे हैं उनको लैदा बिठा देते। मगर वो तो देखे ना, क्योंकि फिर जब आपने कन्वेंशन बुलाया है तो वो तो फिर उसमें तमीज़ नहीं हो सकती ना कि सारे मतों किए गए लोग जो हैं वो एक ही कैटेगरी में होंगे ना। लेकिन असल बात यह है कि फिर तकरीरें जो की गई वहाँ ना, वो इस कौमी दिन की मुनासबत से होनी चाहिए थी। नहीं, उस मुनासबत से तो ये दस्तूर जो है कैसे मंजूर हुआ, क्या इसमें रुकावटें रहीं, फिर कैसे सियासी रहनुमाओं ने, नहीं हुआ सही वो जिक्र खैर, लेकिन सर वो ऐसे जैसे वो बाटे में नमक के बराबर। देखें, एक फिर उसके बाद वही सियासत, वही उसके ऊपर हरीफों पर हमले, ना सिर्फ सियासत बल्कि जुडिशरी का किरदार जो जिक्र है वो बड़े मखसूस अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में। देखें, पहली बात तो ये हमारी तारीख का एक बड़ा अजीब बाब है ना कि हमारा दस्तूर जो है वो 2 दफा मुअत्तल हुआ है। एक दफा 1977 में और फिर 1985 में बहाल हुआ और दूसरी दफा 1999 में 99, और फिर वो 2003 में बहाल हुआ। और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने फौजी जो हुक्मरान थे उनको दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया। ये तो हमारी तारीख का एक अलमनाक बाब है कि आपने दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया और फिर बेशुमार तरामीम की गई, अगरचे बहुत सी उसमें खारिज की जा चुकी है। और दिलचस्प बात ये बताऊं मैं आपको कि जब जनरल ज़िया-उल हक ने इक़्तिदार संभाला है तो संभालते ही पहला काम तो ये किया कि जो चीफ जस्टिस थे याकूब अली खान, उनको रुखसत किया उनके ओहदे से, क्योंकि वो एक आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस रह रहे थे। भुट्टो साहब के दौर में ये तरमीम हुई थी कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 4 साल होगा, अगर इस दौरान वो रिटायर हो जाए तो भी अपना टेन्योर पूरा करेगा, और अगर रिटायरमेंट उसकी ना हो और उसको 4 साल हो जाए तब भी वो चीफ जस्टिस नहीं रहेगा और सीनियर जज के तौर पर काम करेगा। तो इस तरमीम का ये नतीजा हुआ कि जस्टिस याकूब साहब रिटायर होने के बावजूद रिटायर नहीं हुए, और
हमारे चीफ जस्टिस जो थे लाहौर हाई कोर्ट के सरदार मोहम्मद इकबाल, उनके 4 साल पूरे हो गए लेकिन उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई। तो उनको कहा गया कि अब आप सीनियर जज के तौर पर काम करें। उनकी फरागत के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सही। उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस रहने के बाद हाँ, मुनासिब नहीं समझता कि मैं सीनियर जज के तौर पर काम करूं। तो मार्शल ने आते ही पहला काम यह किया कि वो आईनी तरमीम मनसूख कर दी और चीफ जस्टिस फारिग कर दी। और चीफ जस्टिस जो थे यकूब अली खान वो फारिग हो गए, उनकी जगह जस्टिस अनवरुल्लाह चीफ जस्टिस बने। अब ये जो था उस वक्त मार्शल को कोई इख्तियार दिया नहीं गया था किसी कोर्ट की तरफ से। उन्होंने आज खुद ये नोटिस लिया, आज खुद ही ताकत तफवीज कर ली खुद को। और जब फिर नुसरत भुट्टो केस पेश हुआ, आइन का चीफ क्या जस्टिस थे अनवारुल हक, तो उस वक्त फिर उनकी तकर्री क्योंकि आइन की एक तरमीम ख़त्म करने से हुई थी या यह कहें तरमीम करने से हुई थी, इसलिए उन्होंने फिर दस्तूर में तरमीम का ये तो तारीख बाब है ना सर, फौजी काउंसिल को दे दिया। अंदाजा करें ना क्या हमारी तारीख का एक घनौना बाब है। हाँ, तो जो आपने जिस वजह से किस्सा सुनाया जहाँ से बात शुरू हुई थी, तो उसका खुलासा यही है शामी साहब कि इन रहनुमाओं ने आज इसकी तारीख और इसके साथ पेश आए तारीख वाक़यात का उस तरह से जिक्र नहीं किया जो करना चाहिए था, बल्कि आप बीतियाँ सुनाई हैं और जुडिशरी के ऊपर बड़े मखसूस अंदाज में तनकीद की है। देखिए ना आप, लेकिन इसके साथ साथ जरदारी साहब ने बड़े कीमती, इंतहाई कीमती मशवरे भी दिए हैं, वो मैं सुनाता भी हूँ आपको। देखिए कि जी पहले शामी साहब की बात सुन लेते हैं। पहली बात ये है ना कि ये भी एक वाकया है कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी जो चीफ जस्टिस थे और उनके रफ़ाका सीनियर तरीन जज वो खड़े हो गए परवेज मुशर्रफ के मार्शल के खिलाफ। जी जी, पीसीओ लाके उनको रुखसत कर दिया गया और नई सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई, पीसीओ ज़दा। तो अब बात यह है कि उस जो जज खड़े हुए उस वक्त कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, वो घरों को चले गए। तो हमारी जो तारीख है उसका हमें जिक्र करना चाहिए, उससे सबक हासिल करने के लिए। जी हाँ, ताने देने के लिए क्योंकि पार्लियामेंट जो है, देखें पार्लियामेंट में भी जो फौजी आमरों की गई तरामीम थी उन पे मोहर तौसीक सबक की है। जी 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 जी, उनको जवाब दिया है जी, ये पार्लियामेंट ने भी किया है। बिल्कुल किया है। तो इसलिए पार्लियामेंट को भी उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको भी अपने आप को अकाउंटेबल करना